क्या बात है, सुबह से चौथी बार चाय बनवाए हैं। इतनी चाय आप तब पीते हैं जब टेंशन में होते हैं। मैं तो कहता हूं इस कमबख्त टेलीफोन को कटवा क्यों नहीं देते? क्या फायदा? 30 दिन में 20 दिन तो डेड रहता है। पिछले 3 दिन से डेड है और 30 बार कंप्लेंट लिखा चुका हूं। उधर विनोद फोन कर करके परेशान हो रहा होगा। अब बाहर जाकर एसटीडी से उसके ऑफिस में फोन क्यों नहीं लगा लेते? अरे भाई लगाया था, पर वो ऑफिस में नहीं है, किसी मीटिंग में गया हुआ है। 1000 बार कह चुका हूं उसे कि घर में फोन लगवा ले। कम से कम मुझसे ना सही तो बहू से तो बात हो जाएगी। लगवा लेगा। अब इतनी बड़ी फैमिली है और कमाने वाला वो अकेला। कहने को तो इतना बड़ा घर है हमारा, लेकिन वो भी गिरवी पड़ा है। और वो बेचारा भी जूही की शादी के लिए ही पैसे इकट्ठे कर रहा है ना। शादी तो तब होगी ना जब जूही के ससुराल शगुन भेजकर तारीख निकलवाएंगे। पर अभी तो ये भी पता नहीं है कि विनोद आ भी रहा है या नहीं। लास्ट वीक उसकी चिट्ठी आई तो उसमें उसने लिखा था ना कि अगर छुट्टी नहीं मिली तो शगुन के खर्चे के पैसे मनी ऑर्डर से भेज देगा। पर अभी तक तो ना उसका पता है ना उसके मनी ऑर्डर का। माँ जी, इस रूम की भी सफाई कर दूं? हाँ हाँ कर दो। मैं जूही के साथ जाकर एक बार फिर से टेलीफोन कंप्लेंट लिखवा कर आता हूं। अरे जूही बेटा। बोलिए बाबूजी। अरे ये क्या कर रही हो? भाभी के लिए स्कार्फ बुन रही हूँ, उनके लिए कुछ तो लेकर जाऊंगी ना। पहले पता तो चल जाए कि विनोद आ भी रहा है या नहीं। उसके साथ दिल्ली जाने की बात बाद में सोच लेना। मैं देखती हूँ, भैया का फोन होगा दिल्ली से। हेलो। हाँ जूही। हाँ भैया, हम सब आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। आप कैसे हैं? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? सब अच्छे भैया। आप राखी पे आ रहे हो ना? जूही मेरा अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ओह नो भैया, भैया आप कैसे भी मैनेज करके यहाँ प्लीज आ जाओ। हाँ जूही, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं राखी की सुबह ही आकर उसी रात तुझे लेकर वापस लौट आऊं। अच्छा सुन, जरा बाबूजी से बात करा। हाँ भैया, 1 मिनट लीजिए बाबूजी। हाँ बेटा। अरे हम सब कब से तेरे फोन की राह देख रहे हैं बेटा। अच्छा क्या हुआ, तू आ रहा है या नहीं? बाबूजी अभी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है और यहाँ पे काम भी इतना है कि पता नहीं छुट्टी मिले या ना मिले। इसका मतलब अभी तक कुछ पक्का नहीं है? जी बाबूजी, अब क्या करूं, काम ही इतना है। पर मैं कल से फोन लगा रहा हूं, घर का फोन लग नहीं रहा। अब जाके लगा, क्या बात है, फोन खराब है? अरे फोन का क्या बताऊं बेटा, ये 20 घंटे डेड रहता है और 4 घंटे चलता है। लेकिन अगर तू नहीं है बेटा तो ये सब कैसे क्या करेंगे बेटा? वो तूने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। मेरे साथ मेरे ऑफिस में यहाँ एक दोस्त है जिसका नाम है जतिन शर्मा। वो कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई आ रहा है। मैंने उसके साथ जूही के लिए राखी का गिफ्ट और 10,000 रुपए भिजवा दिए। हो सकता है मैं ना आ पाऊं। अगर मैं ना आ पाया बाबूजी तो आप जूही को उसके साथ दिल्ली भेज दीजिएगा, ठीक है? क्या नाम बताया तुम्हारे दोस्त का? जतिन? जी बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, लेकिन बेटा तुम खुद भी आने की कोशिश जरूर करना। जी बाबूजी, पूरी कोशिश करूंगा। माँ को चरण स्पर्श कहिएगा। अच्छा बोल दूंगा। क्या कह रहा है, आ रहा है कि नहीं? अरे भाई सब्र करो, बताता हूं। मुझे पहले अपनी चाय तो पूरी पी लेने दो। कौन होगा इस समय? जूही को तो मेरे आने की उम्मीद ही नहीं होगी।
मुझे देखेगी तो हैरान हो जाएगी। बाबूजी, कैसे हैं आप? विनोद बेटा, तू इस वक्त? जी बाबूजी। आप चौंक गए ना मुझे देखकर बाबूजी? लेकिन जतिन ने तो कहा था तुम्हें छुट्टी नहीं मिली। हाँ बाबूजी, कल दोपहर तक मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, पर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की अपने बॉस से, तब जाकर के उन्होंने मुझे शाम को 2 दिन की छुट्टी दे दी। इसी बेटा तू अरे माँ, कैसी हो? चितर कैसा है रे तू? मैं अच्छा हूँ माँ। मैं रात की ट्रेन पकड़ के निकला बाबूजी, इसीलिए लेट हो गया। लेकिन निकलने से पहले मैंने कई बार फोन ट्राई किया, लगा ही नहीं। लगता है फोन खराब है अभी तक। हाँ हाँ, ये तो हमेशा का रोना है, अभी भी डेड है। जूही, देख मैं आ गया, आजा नीचे। अरे बेटा, वो तो तेरे दोस्त जतिन के साथ आज शाम की गाड़ी से दिल्ली चली गई। आज शाम की गाड़ी से? हाँ, लेकिन वो तो कल निकलने वाला था माँ। लेकिन उसने तो कहा था कि उसे कल अर्जेंट काम से दिल्ली वापस लौटना है, और तेरे बारे में कहा था कि तेरा आने का कोई चांस नहीं। हो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। कोई बात नहीं, बहू तो वहां है ना। वैसे भी जूही को दिल्ली तो जाना ही था। कितने हुए? अरे जतिन, तू कब आया? मैं तो अभी आया। अब इस वक्त कौन आया? देखते हैं। लेकिन तू तो जूही को लेकर आज शाम की ट्रेन से दिल्ली चला गया था ना? जूही को लेके? और जूही कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार तेरे घर आ रहा हूँ, और कल से फोन ट्राई कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ, मगर फोन लग ही नहीं रहा था। बाबूजी, ये जतिन क्या कह रहा है? क्या इनका नाम भी जतिन है? बाबूजी, यही मेरा दोस्त जतिन शर्मा है, जिसके साथ मैंने जूही को दिल्ली भेजने को कहा था। हे भगवान, तो फिर वो कौन था? आखिर बात क्या है विनोद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ और बाबूजी कह रहे हैं कि जतिन शर्मा यहाँ आया और जूही को आज शाम की ट्रेन से दिल्ली लेकर चला गया, और तू तो मेरे सामने खड़ा है। ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया विनोद। यानी कोई मेरे नाम से जूही को ले गया? तेरे कहने का मतलब है कोई और यहाँ जतिन शर्मा बन के आया और धोखा देके चला गया? विनोद, ये सब क्या है? जूही को कौन ले गया? आप हैं मिस्टर जतिन शर्मा? जी हाँ। मिस्टर विनोद शुक्ला के दोस्त। आप इनकी बहन को बॉम्बे से दिल्ली लेके जाने वाले थे? जी हाँ। कोई आदमी आया और उसने कहा कि मैं जतिन शर्मा हूं, और वो आपकी बहन को ले गया। वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं वो कमीना कहां ले गया होगा मेरी बहन को इंस्पेक्टर साहब। कोई धमकी का फोन या कोई डिमांड वगैरह आई आपको? जी नहीं,
इंस्पेक्टर साहब, जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए, वरना इस बात का पता उसके ससुराल वालों को चल जाएगा और वो सगाई तोड़ देंगे। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें सगाई की पड़ी है, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। एक मिनट, चिंता करने की जरूरत नहीं हो कि आप फिक्र न करें, मैं आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। वो जो जतिन शर्मा बनकर आपके पास आया था, उसकी उम्र क्या रही होगी? यही कोई 30-35। उसका कद क्या था? कोई ज्यादा लंबा नहीं था। उसका रंग, गेहुआ। बाकी का कुछ हुलिया बताएंगे? चश्मा पहने था और मूछें थी उसकी। और कोई खास पहचान? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। हंसमुख था, उसका बोलने का लहजा बहुत ही अच्छा था, हमें उस पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। और ऐसी मीठी मीठी बातें करता था कि हमें पता भी नहीं चला कि उसकी बातों के पीछे जहर भरा हुआ है। आपने बताया था कि वो आपको 10,000 रुपए और चूही के लिए रिस्ट वॉच और मिठाई का डब्बा देकर गया, जी। और यही चीजें भेजने की बात आपने अपने पिताजी से फोन पर कही थी। जी हाँ, मैंने जतिन के हाथ 10,000 रुपए और जूही के लिए राखी का तोहफा भेजने की बात कही थी। और खुद को सच्चा साबित करने के लिए उसने वो तमाम चीजें लाकर आप लोगों को दी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में हुई टेलीफोन पे बात उसे मालूम थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है। मिस्टर जतिन, वो 10,000 रुपए जूही के लिए वो जो तोहफा जो मिस्टर विनोद ने आपके हाथों में भिजवाया था, वो कहाँ है? जी, मैंने रात को इसे वापस कर दिया। जी हाँ। अच्छा विनोद, एक बात बताइए कि आपके, मिस्टर जतिन के और आपके परिवार वालों के अलावा इस बात का और किस किस को पता था कि मिस्टर जतिन शर्मा आपकी बहन को बॉम्बे से दिल्ली लेके जाने वाला? जी, मैंने अपने पिताजी और माताजी के अलावा किसी और से इस बारे में जिक्र नहीं किया। श्योर? जी हाँ। ऑलराइट। ये फोन कहां से किया था आपने? अपने दिल्ली वाले ऑफिस से। दिल्ली ऑफिस से? ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर विनोद कि जब आप फोन कर रहे थे ऑफिस से तो आपकी बातें किसी ने सुन ली हो और इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की हो। जी, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो आप लोगों के अलावा बाहर का कोई आदमी इस घर में मौजूद था? जी नहीं। हाँ था, रमेश, हमारा नौकर। फोन रखने के बाद इन्होंने जब विनोद से हुई सारी बातें मुझे बताई तब रमेश वहीं पे मौजूद था। ये रमेश आपके पास कब से काम कर रहा है? 5 महीने से। इस वक्त कहाँ है वो? दूसरे कमरे में सफाई कर रहा है। श्रीवास्तव, सर, क्या नाम है तेरा? रमेश? जी हाँ साहब। यहाँ से पहले कहाँ काम करते थे? जी वो ए, वो क्या लगा रखी है? यहाँ से पहले कहाँ नौकरी करते थे तुम? जी टेनिस प्लेयर अतुल परचूरे के यहाँ। क्या बताया? अतुल परचूरे? वो फेमस टेनिस प्लेयर। जी साहब। कितना अर्सा काम किया तुमने यहाँ? 13 महीने। नौकरी से निकाले गए थे या अपनी मर्जी से छोड़ी थी? अपनी मर्जी से। सच बोल रहे हो? जी। श्रीवास्तव, अतुल परचूरे।
इतने मशहूर आदमी के यहाँ काम करते थे, इतने पैसे वाले आदमी के यहाँ, तो नौकरी क्यों छोड़ी वहां से? क्या बताएं साहब, आदमी जितना पैसे वाला होता है, जितना बड़ा होता है, उसका दिल इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, तजुर्बे से कह रहे हो? हाँ? जी साहब। वो जो आदमी जूही को लेके गया था, उसको देखा था ना तुमने? देखा तो साहब, मैंने उसे खाना भी खिलाया था। सर, ये आदमी एक नंबर का चोर और जुआरी है। मिस्टर परचूरे ने इसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा और इसी वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो कह रहा था मैं सच बोल रहा हूँ? जी साहब। हाँ? साहब मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने और उस आदमी ने मिलकर जूही को गायब किया है। नहीं साहब, मेरा भरोसा कीजिए। साफ साफ बता दे, उस आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए थे, वरना मार मार के हम तेरी खाल उधेड़ देंगे। माँ कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बता, जूही को लेकर कहाँ गया है वो आदमी? मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? साहब, जूही दीदी को मैं अपनी बहन की नजरों से देखता हूँ साहब। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये काम नहीं कर सकता। मैं बेकसूर हूँ। चल जा। क्या लगता है सर? इज इनोसेंट श्रीवास्तव। कम से कम इस केस के अंदर तो इसका कोई हाथ नहीं है। फिर भी इसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, नजर रखना इस पर। ओके। लगता है इंस्पेक्टर साहब को रमेश पे शक है। तभी उससे इतनी पूछताछ कर रहे हैं। आजकल घरों में 70% क्राइम नौकरों की वजह से होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपका शक बिल्कुल सही है। बात दरअसल ये है जतिन साहब कि जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, तब तक शक मुझे किसी पर भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, विनोद की बहन मेरी बहन की जैसी है। जैसी है? बहन तो नहीं है ना? पर जमाना बहुत खराब है जतिन साहब। इंसान की नीयत से ज्यादा घटिया और कोई चीज ही नहीं है। विनोद, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? विनोद, जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? जतिन साहब, जब तक जूही नहीं मिल जाती, आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। हम्म? आत्माराम जी, वो जतिन का नाम लेकर जो शख्स आपके पास आया था, वो गिफ्ट और वो मिठाई विठाई लेकर, वो सब सामान कहाँ है? मेरे पास है। वो सारा सामान लेकर चलिए मेरे साथ, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा आपको। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। इनमें से कोई तो नहीं है? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। Are you sure? श्योर सर। आपको उस आदमी की शक्ल अच्छी तरह याद है आत्माराम जी? भला मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो जो सामान देकर गया था, वो कहाँ है? ये वो 10,000 रुपए और ये घड़ी का केस है। घड़ी तो जूही के हाथ में है।
और ये मिठाई। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को इत्तला कर दी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन। रिलैक्स बरखुरदार, आपकी बहन आपको मिल जाएगी। ओके, कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। श्रीवास्तव, उस आदमी तक पहुंचने के लिए अभी तक हमें एक भी सुराग नहीं मिला है। नॉट इवन ए सिंगल क्लू। सर, मुझे तो शक है कि कहीं ये केस परफेक्ट क्राइम की एक मिसाल बनकर न रह जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा श्रीवास्तव। अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है श्रीवास्तव, जरूर छोड़ता है। जुहू, लकी कूपन नंबर 009196। हमें सुराग मिल गया श्रीवास्तव। इस आदमी ने ये घड़ी जुहू से खरीदी है। इस दुकान में चलते हैं, शायद इस दुकान से हमें उस आदमी के खिलाफ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कौन श्रीवास्तव? डुप्लीकेट बिल्स के बेसिस पे हम ये ड्रॉ निकालते हैं और जिसका नंबर लगता है वो पहले इनाम में 21,000 रुपए कैश ले लेता है। ओरिजिनल बिल हमें दिखा देता है और हम उसे पैसा दे देते हैं। और ये अनाउंस कहाँ करते हैं आप? मतलब अखबार के जरिए। अखबार में इश्तिहार देते हैं आप। आपको मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा मिस्टर जैन। 009196 लग गया अशोक। अबे क्या लग गया रे? 21,000 रुपए का इनाम लग गया। अबे ये देख। अबे मजाक मत कर। हाँ बे, सच बोल रहा है तू? मैं जाता हूँ 21,000 रुपए कड़क कैश लेने जैन ब्रदर्स के यहाँ। तू यही इंतजार करना। जा तो जल्दी जा यार, जल्दी लेके आ। निकल पड़ी अपनी तो जा यार, जल्दी पैसे लेके आ। याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते
कहिए। आपके लकी ड्रॉ का पहला नंबर मेरा निकला है। अच्छा, बिल दिखाइएगा। मुबारक हो, पहला इनाम आप ही का निकला है। थैंक यू सर। आप जरा इस पैड पर अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। जरूर। पद्माराम जी, ये वही आदमी? नहीं, वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखिए आत्माराम जी, ये वो आदमी नहीं है? नहीं, उसे तो मैं दूर से देखते ही पहचान सकता हूँ। आइए बाहर आइए। ठीक है, ये रहे आपके इनाम के 21,000 रुपए। श्रीवास्तव, हमारे कहने पे जैन साहब ने डब्बे का नंबर अखबार में छपा तो दिया था, लेकिन आत्माराम जी कहते हैं कि ये आदमी वो है ही नहीं। अब क्या किया जाए सर? इस आदमी का उस मुजरिम से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है श्रीवास्तव। इस आदमी का पीछा करते हैं, ये हमें उस मुजरिम तक जरूर लेके जाएगा। कम ऑन श्रीवास्तव। आ गया? पैसे लाए क्या? हाँ लाए ना। दिखा यार। ये नोट देख, कड़क कड़क। अरे इस धंधे में फायदा ही फायदा है सावंत। लगता है तकदीर अपने साथ है। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, जीते रहो। अंकल मैं विनोद का दोस्त हूँ। जतिन शर्मा मेरा नाम है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बेटा। शुक्रिया शुक्रिया अंकल। ये 10,000 रुपये विनोद ने दिया है। ये राखी का गिफ्ट जूही के लिए और ये मिठाई
मेरी तरफ से। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है, पकड़ लीजिए इसे। Are you sure? हाँ हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही है। रख ले ऐश कर। श्रीवास्तव। सर। Come on, श्रीवास्तव। Hey! सावंत, वो देख, कुछ गड़बड़ है। चल भाग। श्रीवास्तव, पकड़ो उसको। बोल, कहाँ है जूही? वो हमारे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है? हाँ? हाँ? इससे विनोद का फोन आ गया। मेरे साथ मेरे ऑफिस में यहाँ एक दोस्त है जिसका नाम है जतिन शर्मा। वो कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई आ रहा है। मैंने उसके साथ जूही के लिए राखी का गिफ्ट और 10,000 रुपए भिजवा दिए। हो सकता है मैं ना आ पाऊं। अगर मैं ना आ पाया बाबूजी, तो आप जूही को उसके साथ दिल्ली भेज दीजिएगा, ठीक है? सावंत, बोलना। एक मछली को फांसने का प्लान दिमाग में आया है। 40832229 एड्रेस निकाल। हमने 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 हम जू के घर का फोन दोबारा डेट कर दिया। मैं जतिन शर्मा बनकर जूही के घर पहुंच गया। जूही के माँ बाप ने जतिन शर्मा समझकर जूही को मेरे साथ भेज दिया। बस 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 बस। तो लाइन मैन है तू? हाँ? 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 बोलेगा। तुम जैसे लोगों को जितना मारा जाए कम है। ये जमीला भाई का अड्डा कहाँ है, बता। ये तेरे 3 लाख जमीला भाई, कहाँ है तेरी? दिखा। सबर करो सेठ, सबर करो, अभी बुलाती हूँ। रज्जू, लड़की को लेकर आओ। हीरा है, हीरा। वाह वाह जमीला भाई, ये तो हीरा है, हीरा। बहुत खूब। अगर कोई यहां से हिला तो उसे गोली मार दूंगा मैं। इजाजत मिलो सबको। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। तुम्हारा नाम जूही है?
चलो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी बच्ची की जान बचाकर हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वाकई आपने हमारी जिंदगी बचा ली। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज माई ड्यूटी। आपकी बेटी आज से मेरी बहन है। भगवान आप जैसा भाई सबको दे। और तेरे जैसी बहन भी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जेके, यू? आई एम मिसिंग यू सो मच डार्लिंग। लेकिन जेके, हम लोग कल रात ही तो साथ थे। हाँ, लेकिन कल रात यानी पूरे 17 घंटे पहले, यानी 1020 मिनट पहले, यानी 61,200 सेकंड पहले, यानी कि क्या? यानी कि मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूं। अभी तुम्हें छूना चाहता हूं, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। नहीं जेके, आज नहीं, फिर कभी। क्यों? वो क्या है ना, मैं अपनी सहेलियों के साथ आज हम साथ साथ देखने जा रही हूँ। तुम हम साथ साथ देखने जा रही हो और मुझे साथ लिए बगैर? जेके, वो कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। कम से कम एक दिन तो मुझे उनके साथ गुजारने दो। नो नो जान, तुम्हारे हर दिन, हर घंटे, हर पल पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। वो तो है डार्लिंग, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे। देखो स्मिता, जेके 5 बज चुके हैं, वो लोग आती होंगी, मुझे तैयार भी होना है। मैं फोन रख रही हूँ। स्मिता, अगर तुमने फोन रखा तो फिर कभी मेरी आवाज नहीं सुनोगी, कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। देखो मैं बाय।
काम हो गया मालकिन, मैं जाऊं? हाँ, लेकिन कल जल्दी आना। जी मालकिन। अच्छा डार्लिंग, मैं भी अभी चलता हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ। ओके? ओके। बाय बाय। बाय। रोहित। या जल्दी आना। डार्लिंग, यूं गया और यूं आया। मैं इंतजार करूंगी। अरे मैं आता हूँ ना अभी। टेक केयर। ओ खाई के पान बनारस वाला। अरे कहो साहब, गाड़ी ढूंढ रहे हैं अपना? हाँ, यहाँ वो एक लाल कलर की मारुति खड़ी थी ना। गजब कटे हैं जी, गजब कटे हैं। अरे उसको तो आरटीओ वाले उठा कर ले गए हैं। वो देखिए, वहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। ओह माय गॉड। हाँ, मैं तो ये थी आपकी सहेली। Looking smart today. Have a sip. मैं तो सिर्फ स्मार्ट दिखता हूं, लेकिन तुम स्मार्ट हो। मेरे दिए हुए पैसों पर मेरे ही घर में किसी और के साथ अय्याशी कर रही हो। Come on, JK. वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? और उस दोस्त के साथ शाम को बाहर जाने के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला? शायद तुम भूल गई हो कि तुम मेरी रखेल हो। यू आर माई कीप। हाँ, हाँ, मैं तुम्हारी रखेल हूँ, लेकिन सारी जिंदगी में रखेल बनकर नहीं गुजारना चाहती। मेरी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, अरमान हैं, सपने हैं, जिन्हें तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। क्या नहीं किया मैंने? घर, कपड़े, पैसे, और क्या चाहिए तुम्हें? शादी कर लो मुझसे। दे दो अपनी बीवी मधु को तलाक। लेकिन वो तुमसे कभी नहीं होगा। अरे, जो आदमी अपना चेहरा इस दाढ़ी और हेड के पीछे छुपाकर मेरे पास आता है, वो मुझे क्या अपना नाम देगा? तुम्हें क्या पता अपने रिलेशंस दुनिया से छुपाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन रोहित मुझे वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो मुझे चाहिए। रोहित मुझसे शादी करने के लिए तैयार है जेके। वो मुझे अपना नाम देने के लिए तैयार है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ और रोहित, वो मुझे एक नई जिंदगी देना चाहता है। समझे तुम? नई जिंदगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं रोहित से शादी कर रही हूँ।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जान। थैंक यू। अरे क्या हुआ साहब, गाड़ी मिल गई ना? हाँ, मिल गई थी। पापा 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 पा। स्मिता, 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 कहाँ गई वो? स्मिता, ओह माय गॉड, नो, स्मिता, स्मिता, मेम साहब, मिलॉर्ड, केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सिर्फ 6 महीने के बाद ही अदालत के लिए इस केस में जानने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 5:30 से 6:30 बजे के बीच किया गया और मुलजिम रोहित उस दौरान मकतूला स्मिता के साथ ही था। इसकी गवाही स्मिता की नौकरानी शांताबाई, स्मिता के घर के सामने पान वाले पांडे जी और पुलिस वाले जिन्होंने उस दिन नो पार्किंग से इनकी गाड़ी उठाई थी, सब दे चुके हैं। कमरे की जो हालत थी और लाश जिस पोजीशन में पाई गई थी, इससे साफ जाहिर होता है कि रोहित और स्मिता के बीच किसी बात पर बहुत झगड़ा हुआ। बात हाथापाई पर पहुंच गई और गुस्से में आकर रोहित ने उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन। लेकिन एक मशहूर कहावत है मिलॉर्ड कि कातिल हमेशा कत्ल की जगह पर एक बार लौटकर जरूर आता है, और मुलजिम रोहित ने भी वही किया। 7 बजने की ठीक थोड़ी देर बाद वो मौका वारदात पर आया और वहां से अपने जुर्म का हर सुराग मिटाने की कोशिश की। इसने बियर मग साफ किए, अपनी छोटी मोटी चीजें उठाई और जहां जहां भी अपनी फिंगरप्रिंट्स हो सकती थी मिटा दी। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि जुर्म अपनी गवाही खुद देता है। तमाम कोशिशों के बावजूद मौका वारदात पर 6 जगह पर अपनी फिंगरप्रिंट्स और बाहर 3 गवाह छोड़ गया। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
That's all, Your Honor. वकील सफाई को कुछ कहना है? नो योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात और मौका वारदात पर प्राप्त सबूतों के आधार पर यह अदालत मुल्जिम रोहित पटवर्धन को मुजरिम करार देते हुए ताजरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म। और कौन कौन आया था? देखो श्याम जी, तुम्हें थोड़ा याददाश्त पे जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस बयान पे एक जिंदगी निर्भर है। कोई और तो नहीं आया था, पर रोहिते जी को अपनी ही गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा था। अच्छा ये बताओ श्याम जी कि स्मिता जी के घर में उनकी नौकरानी शांताबाई और रोहित के अलावा और कौन कौन आता था? उनकी 2-3 सहेलियां आती थी और हाँ, एक साहब भी आते थे। हर रोज? हर रोज तो नहीं, हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। हाँ, और एक बात हमको याद आई, वो साहब भी उस दिन उनको अंदर जाते हुए तो नहीं देखा था, पर बाहर आते हुए जरूर देखा था। कितने बजे थे तब? टाइम का तो ठीक से ध्यान नहीं है, पर रोहित जी के दोबारा आने के कुछ देर पहले उनको मैंने देखा था। उनका नाम हुलिया कुछ बता सकते हो? नाम तो मालूम नहीं है, पर लंबा तगड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, कैप हमेशा लगाते थे और दाढ़ी भी थी उनकी साहब। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि कातिल कोई लंबा चौड़ा कदकाठी वाला और दाढ़ी वाला है। लेकिन सर दाढ़ी नकली भी हो सकती है, और इस शहर में दाढ़ी वाले और इस कदकाठी के लाखों लोग होंगे। हम कहां तक उसे ढूंढते फिरेंगे? Maybe you're right. स्मिता की नौकरानी शांताबाई से बात करते हैं। जी। शायद वो इस केस में कुछ रोशनी डाले। हाँ साहब, ऐसे एक साहब बरोबर स्मिता मेम साहब के आया करते थे और उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा हुआ करता था? हाँ साहब, वो दोनों तो बरोबर झगड़ते रहते थे। किस बात पर? शायद किसी मधु नाम की लड़की को लेकर झगड़ा हुआ करता था। शायद वो उस आदमी की पत्नी रही होगी। ऐसी। क्या कत्ल वाले दिन तुमने उसे देखा था? नहीं साहब, उस दिन तो वो आदमी बाहर नहीं आया था। उस आदमी का नाम क्या है? नाम? एक मिनट, ये लाइटर दिखाना। ये लाइटर तो पाइप जलाने का लाइटर, तुम तो बीड़ी पी रहे हो। ये लाइटर तुम्हारे पास कहां से आया? साहब, ये उन्हीं साहब का है। एक दिन भूल गए थे तो मैंने चुरा लिया। इस लाइटर के ये मायने हुए कि कातिल पाइप पीता है। कातिल का नाम जेके है, उसका शॉर्ट फॉर्म। उसकी पत्नी का नाम मधु है और स्मिता के तुम्हारे अलावा उसके साथ भी संबंध थे। जब उसे पता चला कि स्मिता के तुम्हारे साथ भी संबंध हैं, तो उसने स्मिता का खून कर दिया। बस तुम्हारे केस में यही तरक्की हुई है, लेकिन इस मामले के तय तक पहुंचने के लिए मुझे स्मिता के घर जाना होगा।
इस चाबी का ताला तो मिल गया श्रीवास्तव, लेकिन इस चाबी का ताला हमें खोजना है। पूरे कमरे की तलाशी लो श्रीवास्तव। सर। सर, सर ये डायरी मिली है। क्या खास बात है इस डायरी में? वेरी स्ट्रेंज। बाकी सारे नंबरों से पहले नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें एक नंबर बिना नाम का। देखें, हेलो, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट? एक्सक्यूज मी सर। जी। यहाँ कोई मिस्टर जे के नाम के आदमी है? कोई वकील या कोई आप जज साहब की बात कर रहे हैं? उन्हीं को यहाँ जे के कहते हैं, जुगल किशोर मेहता। जुगल किशोर मेहता उर्फ जे के। ये मिलेंगे कहाँ पर अभी? जी कोर्ट में। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, आज उनका आखिरी दिन है। जिंदगी के 17 साल मैंने इस जगह पर गुजारे। शुरू के 10 साल एक वकील के रूप में और 7 साल एक जज के रूप में। लेकिन आज के बाद शायद मैं इस कोर्ट रूम में तो क्या, किसी भी कोर्ट रूम में कभी नहीं जाऊंगा। आप तो नहीं जाएंगे सर, लेकिन आपके दिए हुए फैसले लोग हमेशा याद रखेंगे। वैसे आपके इतने लंबे कैरियर में क्या कभी कोई ऐसा मुकदमा आया जिसमें आपको मालूम हो कि कटघरे में खड़ा आदमी सचमुच गुनहगार है, फिर भी आपको उसे छोड़ना पड़ा हो क्योंकि आपके पास पर्याप्त सबूत या गवाह नहीं थे? जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कुछ समय के लिए अपराधी सजा से बच जाता है, लेकिन एट लास्ट, अब इसे अपराधी का दुर्भाग्य कहें या कानून का भाग्य, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुजरिम पकड़ा जरूर जाता है। इसे आप ईश्वरीय न्याय कह लें या कॉस्मिक जस्टिस, लेकिन मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये मैं मानता हूं कि मुजरिम कभी ना कभी कानून की पकड़ में तो आता ही है, लेकिन बाज वक्त ऐसा भी होता है कि कानून में कुछ कमियों की वजह से या यूं कह लीजिए बैड लक से कोई निर्दोष कानून के शिकंजे में फंस जाता। मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया जहां आपको पता है कि वो इंसान जो कटघरे में खड़ा है वो निर्दोष, सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे सजा सुनानी पड़े? जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन आप। सर, ये इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच से। ओह, हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग बातें करें, मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर बात दरअसल ये कि मैं एक थीसिस लिख रहा हूं, कैपिटल पनिशमेंट वर्सेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसी सिलसिले में आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। ओह यस,
Why not? Why not? लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी नजर में ऐसा कोई केस अभी तक गुजरा नहीं है जिसमें बेगुनाह को सजा हुई, और मैं सोचता हूं कि ऐसा हो भी नहीं सकता। मगर फिर भी कभी अगर ऐसा हुआ हो तो लेट्स सपोज तो केस रीओपन करना पड़ेगा। इसे तो नहीं ढूंढ रहे आप ही का लाइटर है, अभी अभी बाहर मिला मुझे। मेरे पास अपना लाइटर। हाँ सर, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपको इतने सालों का तजुर्बा है, फिर भी किसी की शक्ल देखकर, सिर्फ शक्ल देखकर ये तय करना कि ये गुनहगार है या नहीं, थोड़ा सा मुश्किल काम होता होगा ना सर? आपका क्या ख्याल है? क्या नाम बताया आपने आपका? इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर भारत, इंस्पेक्टर होने के नाते आपको यह मालूम होना चाहिए कि अदालत का फैसला किसी की शक्ल देखकर नहीं होता, बल्कि सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर होता है। जी हाँ, और इंस्पेक्टर होने के नाते ही मैं ये भी बखूबी जानता हूं कि सबूत और गवाह पैदा भी की जा सकते हैं, और कभी-कभी परिस्थितियां भी उन्हें पैदा करती हैं। आप किसी खास केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं रोहित पटवर्धन के केस की बात कर रहा हूं, जिसे कुछ दिन पहले आपने मौत की सजा सुनाई थी, कैपिटल पनिशमेंट। आप शायद स्मिता मर्डर केस की बात कर रहे हैं। जी हाँ सर। लेकिन उसने तो हाई कोर्ट में अपील की हुई है। मुझे नहीं लगता कि वहां भी कुछ होने वाला है, क्योंकि सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं मानता हूं सर, लेकिन अदालत में यह भी तो साबित हुआ था ना कि रोहित पटवर्धन ने यह खून गुस्से में आकर किया था। इट वॉज नॉट कोल्ड ब्लडेड, वेल प्लान्ड, ब्रूटल मर्डर। फिर भी आपने उसे उम्र कैद के बजाय मौत की सजा सुनाई। पूछ सकता हूं क्यों? इंस्पेक्टर, हाउ डेयर यू क्वेश्चन माय जजमेंट? अपनी औकात भूल गए हो तुम। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। सर, अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था। मैं भी इसी बात में यकीन करता हूं कि मुजरिम हमेशा पकड़ा ही जाता है। सर, श्रीवास्तव, एनी प्रोग्रेस? सर, जुगल किशोर के घर का नंबर है 6360329 और उनका एड्रेस है 305 जजेस कॉलोनी। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, डिपार्टमेंट के स्केचिंग आर्टिस्ट को बुलाओ। जी। और वो जेके की पत्नी का क्या नाम बताया था शांताबाई ने? मधु। मधु, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, Can I speak to Mrs. Madhu Jugal Kishore, please?
यस स्पीकिंग। देखिए मिसेस जेके, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं कब मिल सकता हूँ आपको और कहाँ? ओके, थैंक यू। शायद तो लगता है हमें उस चाबी का ताला मिल गया है। अंधेरा क्यों है? ये मधु कहाँ गई? मधु, मधु, रामदीन, अरे भाई कहां मर गए सब लोग? कोई नहीं मरा जज साहब, न मधु न रामदीन, और अब तो रोहित पटवर्धन भी नहीं मरेगा। मरी है तो सिर्फ स्मिता, स्मिता वाटकर। तुम? जी हाँ, जस्टिस जुगल किशोर उर्फ जेके। आपने ने कहा था ना कभी कि कानून के भाग्य से और कातिल के दुर्भाग्य से कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि अंततः कातिल पकड़ा ही जाता है। आपने कहा था ना? ये देखिए, 6 महीने बाद एक सुराग धरती का सीना फाड़कर बाहर निकला। ये चाबी स्मिता जी के घर की और ये चाबी आपके घर की। यही वो चाबी है जिससे मैंने आपका दरवाजा खोला और आपके घर में आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो मेरा स्केच है, इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? क्या खास बात है इसमें? इसमें तो है। कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। शांताबाई, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका ये रूप भी हो सकता है।
आपकी खामोशी बता रही है कि आप भी इस चेहरे को पहचानते हैं। अब आपका क्या कहना है जस्टिस जुगल किशोर, कि हाई कोर्ट में रोहित पटवर्धन केस जीत जाएगा या हार जाएगा? जीतेगा, रोहित पटवर्धन जीतेगा। आई एम गिल्टी। स्मिता का खून मैंने किया है। गुनहगार मैं हूं। कानून पर मेरा विश्वास आज एक बार फिर सच साबित हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुजरिम कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है।